नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका RS के क्लासेस में। जैसे कि हमने बात की थी पिछली वीडियो में नर्मदा नदी की, और हमने देखा था कि नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है और यह नदी पश्चिम की ओर निकलती है और जो है अरब सागर में जाकर गिर जाती है। अगर वास्तविक रूप से कहें तो यह कैम्बे की खाड़ी में जाकर गिरती है और 1312 जो है इसकी कुल लंबाई है। यह करीब करीब 3 राज्यों से होकर बहती है, जिसमें मध्य प्रदेश में करीब करीब 27.5 भाग बहता है इसका, और गुजरात में 11.5% भाग है, और महाराष्ट्र में जो है 1.5% भाग इसका आता है। नर्मदा नदी का प्रवाह क्षेत्र कुल मिला के 3 राज्यों में फैला हुआ है। लेकिन आपको एक चीज और ध्यान रखनी होगी कि जो मैकाल रेंज है वह छत्तीसगढ़ के बिल्कुल समीप है और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का जो है बॉर्डर बनाती है। तो इसका कुछ अपवाद क्षेत्र हम जो है छत्तीसगढ़ के अंतर्गत भी रख सकते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, इन 3 राज्यों में ही इसके प्रवाह क्षेत्र को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। अगर हम नर्मदा नदी की बात करें तो जो नर्मदा नदी है यह मैकाल रेंज से निकलकर अमरकंटक चोटी के पश्चिम की ओर निकलकर और कैम्बे की खाड़ी में गिर जाती है, जो खंबात की खाड़ी का एक भाग है, और हम कहेंगे इसको ये अरब सागर और ये खंबात की खाड़ी है। और खंबात की खाड़ी के अंतर्गत एक खाड़ी और आती है जिसको हम कहते हैं कि कैम्बे की खाड़ी। अगर हम नर्मदा नदी पर बने बांध, जलप्रपात और उस पर बसे शहरों की बात करें और उसकी सहायक नदियों की बात करें तो इस नदी पर कई बांध बनाए गए हैं। कई बांध बनाए गए क्योंकि मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग इसी प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत आता है और मध्य प्रदेश में कई प्रकार की खेती इस नदी के जल से की जाती है, क्योंकि नर्मदा को मध्य प्रदेश में मां का दर्जा दिया जाता है। इसलिए मां नर्मदा मध्य प्रदेश की एक आध्यात्मिक नदी का रूप ले रही है और वर्षों से इस नदी को मां का दर्जा दिया जा रहा है। अगर हम बात करें तो महेश्वर बांध, यदि हम क्रम से चले पश्चिम से और पश्चिम की ओर ही चले, क्योंकि नदी पश्चिम में ही बहती है, पश्चिम से हम पश्चिम की ओर ही चले तो क्रम से इस पर जो बांधों का हमें एक क्रम मिलेगा। तो महेश्वर बांध ये मध्य प्रदेश में स्थित है और मध्य प्रदेश में महेश्वर बांध बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बांध से न केवल यहाँ के क्षेत्रों का जनजीवन सुधरा है, बल्कि यहाँ पर कृषि में भी ज्यादा बढ़ावा मिला है। इसके अलावा इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में ही, आपको इसके बारे में एक फैक्ट याद रखना होगा। फैक्ट है कि भाई जो इंदिरा सागर बांध है ये भारत का सबसे बड़ा कैचमेंट एरिया वाला जो है बांध है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज्यादा जल संग्रहण करने की जो क्षमता है वो इस इंदिरा सागर बांध में ही है। भारत का सबसे ज्यादा जल संग्रहण करने वाला जो बांध है वो इंदिरा सागर बांध है, मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा एक बांध और है ओमकारेश्वर बांध, ये भी मध्य प्रदेश में ही है और आगे की ओर बनाया गया है, जहां पर उन नदियों पर बनाए गए बांध हैं ये कि जहां पर कोई नदी सम्मिलित रूप से आकर मिल रही है। मान लेते हैं कि ये नर्मदा है और कोई इसकी नदी सहायक आ रही है, तो यहाँ पर जो है बांध बनाकर उस नदी के पानी को रोककर बांध बना दिया गया। किसी दिन हम चर्चा करेंगे कि भारत में बहुउद्देशीय परियोजना क्या है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं नर्मदा से कुछ संबंधित फैक्टों की बात कर रहे हैं, कुछ अन्य चीजों की बात कर रहे हैं। दूसरा है, लास्ट में है सरदार सरोवर बांध। ये बहुत इंपॉर्टेंट बांध है। भारत सरकार ने 2019 में ही इसका इसको उद्घाटन कर दिया। ये एक विवादित बांध था
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिसकी ऊंचाई बढ़वाई गई थी, बाद में 161 मीटर इसकी ऊंचाई कर दी गई। और सरदार सरोवर बांध ये गुजरात में है। इसी बांध को लेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया। कारण ये था कि जो सरदार सरोवर के बांध के अंतर्गत जो गांव आ रहे थे, जो नीचे गांव आ रहे थे, उनको सरकार के द्वारा हटाया गया। और जब सरकार के द्वारा हटाया गया तो उनको मुआवजे राशि में कुछ कम पैसा दिया गया या नहीं दिया गया, वो सरकार का फैसला था। लेकिन सरदार सरोवर बांध से संबंधित है नर्मदा बचाओ आंदोलन, इसलिए तो जब नर्मदा बचाओ आंदोलन की हम बात कर रहे हैं तो उनसे जुड़ी जो प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो है मेधा पाटेकर। इन्होंने नर्मदा को बचाने का आंदोलन चलाया और सरदार सरोवर बांध का संबंध कहीं ना कहीं नर्मदा बचाओ आंदोलन और मेधा पाटेकर से था। अगला है कि भाई जलप्रपात, क्या नर्मदा नदी जलप्रपात बनाती है? ध्यान रहे इस बात का। जितनी नदियां हैं कहाँ? प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां, और जो दक्षिण में नदियां हैं वो अधिकांश जलप्रपात बनाते हैं। क्यों बनाती हैं? क्यों? इसलिए कि ये नदियां भ्रंश घाटियों से होकर बहती हैं, चौड़ी प्रवाहित द्रोणियों से होकर बहती हैं, इसलिए ये नदियां जो है क्या बनाती हैं? जलप्रपातों का निर्माण करती हैं। अगर हम इसके जलप्रपातों की बात करें तो कपिलधारा जलप्रपात है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जलप्रपात है। और किस नदी पर बना है? यह नर्मदा नदी पर बना है। दूसरा है भेड़ा घाट। ये एक टूरिस्ट पैलेस है जो जबलपुर के निकट स्थित है। और भेड़ा जो घाट है ये बहुत प्रसिद्ध टूरिस्ट स्थल है और यहाँ पर सफेद जो है संगमरमर के स्थान से होकर गुजरती है और ऊंचाई से गिरती है, जलप्रपात का निर्माण करती है। अगर हम नर्मदा नदी की कुछ सहायक नदियों की बात करें तो इसमें बुड़मेर है, बंजर है, शर है, तवा है। ये नदियां कुछ इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। क्यों? क्योंकि इसकी प्रमुख सहायक नदियां अपना जो प्रवाह क्षेत्र है वो भी भ्रंश घाटियों में ही होकर बहती है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि भ्रंश घाटी का क्षेत्र कहां तक माना जाएगा, तो वो अलग बात है कि भ्रंश घाटी का क्षेत्र कहां तक माना जाएगा। किसी दिन हम भ्रंश चैप्टर ही पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि नर्मदा और तापी आखिर भ्रंश में ही क्यों बहती हैं। क्या ये नवीनतम नदियां हैं? क्या ये प्राचीनतम नदियां हैं? क्या ये मध्यकालीन नदियां हैं? इन सब पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल आइए समझते हैं कि ये जो आप लाइन देख रहे हो तो लाइन है ये जल विभाजक, ये वाटर डिवाइड है। इसका मतलब क्या है कि आप ये देख रहे हो कि ये एरिया पश्चिम घाट का एरिया, पश्चिमी घाट का एरिया है और एक लाइन खींची गई है जिसको जल विभाजक कहा गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भारत की नदियां हैं वो जल विभाजक रेखा से पश्चिम की ओर, जल विभाजक रेखा से पूर्व की ओर, ठीक है, बहती हैं। अब आप देखोगे कि जो जल विभाजक रेखा से पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में क्रम से देखें तो दामोदर, स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी इनका क्रम पूछा जा सकता है। क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर पूछा जा सकता है, क्रम दक्षिण से उत्तर की ओर पूछा जा सकता है। आपसे इस पर प्रश्न पूछने की संभावना अधिक है। ये सारी की सारी नदियां भ्रंश घाटियों से होकर बहेंगी, लेकिन इनमें जो प्रायद्वीपीय पठार के ऊपर के हिस्से पर आ रही हैं वो नदियां भी भ्रंश घाटियों से होकर बहेंगी। जैसे गोदावरी नदी है, ये भी कुछ हद तक भ्रंश घाटियों से होकर बहेगी और आगे इसको तटीय मैदान में। महानदी ये भी भ्रंश घाटियों से होकर बहेगी और ये भी जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरेगी। फिलहाल नर्मदा नदी, आप ध्यान रहे इसका, कल मैंने बताया था जैसा कि नर्मदा नदी की कुल लंबाई 13-12 है और मैकाल रेंज से निकलती है और अमरकंटक की पहाड़ी जो चोटी पर जो एक नर्मदा कुंड है वहां से इसका
उद्गम पश्चिम की ओर होता है। इस जो विंध्याचल पर्वत के मैकाल रेंज की अगर हम बात करें तो इससे उत्तर की ओर भी नदियां निकलती हैं, जैसे चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है, सोन है। कुछ नदियां जो उत्तर की ओर बहती हैं। कभी कभी एक प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि निम्न में से उत्तर की ओर बहने वाली नदियां। तो नर्मदा नदी की हम जैसे कल बात कर चुके थे कि नर्मदा नदी जो है क्या बनाती है, ये एक ऐश्वर्य का निर्माण करती है, ज्वार उन्नत मुख का निर्माण करती है और ये भरूच में जाकर अरब सागर में मिल जाती है। इस नदी पर जो बसा एक प्रमुख शहर है वो है जबलपुर इस नदी पर बसा एक प्रमुख शहर है। दूसरा जो शहर मैंने आपको बताया वो भरूच है, गुजरात में। तो ये जो नदी है बहुत महत्वपूर्ण नदी है और पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी। इस प्रकार हम देखें तो जो वाटर डिवाइड से पश्चिम की ओर बह रही है इनमें नर्मदा और तापी प्रमुख हैं। इस प्रकार से आप इनको देख सकते हो। हम बात कर रहे थे अरब सागर में गिरने वाली नदियों की, जिसमें हमने नर्मदा नदी के बारे में विशेष जानकारी पढ़ी। आइए हम बात करते हैं तापी नदी की। तापी नदी यह नर्मदा नदी के दक्षिण में बहती है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। यह नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद के मुल्ताई नामक स्थान से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुई और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। इस नदी पर कई परियोजना बनाई गई हैं, जैसे उकाई और काकरापारा, जो दोनों ही गुजरात के सूरत में है। इसके अलावा तापी नदी सूरत के मैदानों से होकर बहती है और यहाँ पर कृषि के लिए जल उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करती है। तापी नदी अगर हम बात करें तो यह कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है और नर्मदा नदी के समानांतर बहती है। तापी नदी भी नर्मदा की तरह ही भ्रंश घाटियों में बहती हुई और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इस प्रकार से दो नदियां हैं जो भ्रंश घाटियों में समानांतर रूप से बहती हैं और वो है नर्मदा और दूसरी तापी। दोनों ही नदियां लंबे मार्ग से होती हुई, लंबे मार्ग का अनुसरण करती हुई और खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। इसमें तापी नदी दूसरी पश्चिम की ओर गिरने वाली, अरब सागर में गिरने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है, सेकंड लार्ज नदी है ये। अगर हम इसके पुनः बात करें तो तापी नदी, इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। इसका उद्गम बैतूल जनपद के मुल्ताई नामक स्थान से होता है और मध्य प्रदेश से होता है। वही अब ये जो मैकाल रेंज के, ये कहां से निकलेगी? ये भी पश्चिम से ही निकलेगी। मैकाल रेंज के पश्चिम से भी यही नदी प्रवाहित होती है। इसके गिरने का स्थान खंबात की खाड़ी है और यह सूरत के मैदानों से होती हुई और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इस पर बनाए गए प्रमुख बांध काकरापारा, जो गुजरात में है, सूरत में, यह सूरत से 80 किलोमीटर जो है दूर स्थित है। इसी प्रकार से इस नदी पर एक और बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई है, उकाई परियोजना। यह भी सूरत गुजरात में स्थित है, गुजरात के सूरत नगर में स्थित है। इस पर जो बसा शहर है, इस नदी पर जो प्रमुख शहर बसा है वह सूरत है। सूरत के मैदानों से निकलते हुए यह नदी भी वहां से
मैदानों से गाद उठाती है और ऊपर जब भ्रंश घाटियों में बह रही थी तो वहां से कंकड़ पत्थर लाती है और अपने मुहाने पर एस्चुरी का निर्माण करती है। अब आपको पता चल गया होगा कि दो ही नदियां हैं जो एस्चुरी का निर्माण प्रमुख रूप से कर रही हैं, लेकिन हम एक नदी और पढ़ेंगे जो गोवा में बहती है, उसका नाम है मांडवी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे मांडवी नदी की।